हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने नया चैप्टर चालू कर दिया था जो कि था आपका चैप्टर नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हमने डिमांड का मतलब समझा था, उसकी डेफिनेशंस देखी थी, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, डिमांड्स के टाइप के बारे में पढ़ा था और हमने डिमांड और क्वांटिटी डिमांड क्या होता है वो देखा था। इस वीडियो से हम फैक्टर्स जो होते हैं डिमांड को जो अफेक्ट करते हैं या डिमांड फंक्शंस जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शंस क्या होते हैं, इसे अगर हम हिंदी में समझें तो डिमांड फंक्शंस को मांग फलन बोलते हैं। तो डिमांड फंक्शंस होते क्या हैं वो देखते हैं। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट। तो डिमांड फंक्शंस क्या करता है, वो एक संबंध बताता है डिमांड के बीच में या डिमांड जो होती है कमोडिटी उसके बीच में और उससे रिलेटेड डिटर्मिनेंट्स के बीच में। अगर हम बात करें मांग फलन की, तो मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उससे निर्धारक तत्वों के बीच संबंध को दर्शाता है। मतलब जो एक कमोडिटी है उसकी जो डिमांड है और उससे रिलेटेड जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन बताता है, डिमांड फंक्शन बताता है। अब डिमांड फंक्शंस जो है वो भी दो प्रकार के हैं, जैसे कि हमने टाइप्स पढ़े थे डिमांड के, जो कि थे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। वैसे ही इसके जो फंक्शंस हैं वो भी दो प्रकार के फंक्शंस हैं, जो कि है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जिसे हम हिंदी में व्यक्तिगत मांग फलन बोलते हैं, और दूसरा है मार्केट डिमांड फंक्शंस जिसे हम हिंदी में बाजार मांग फलन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस की, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला देके रखा हुआ है जो कि है dx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी और ई। तो डिमांड एक कमोडिटी की किस पे डिटरमाइन करेगी, पी एक्स पे, पी आर पे, वाई पे, टी पे और ई पे। अब ये चीज़ क्या होती है वो नीचे लिखा हुआ है। डी एक्स मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स। एक कमोडिटी है एक्स नाम की, उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हुई है एक इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। पी एक्स का मतलब है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस एक्स कमोडिटी की खुद की प्राइस। पी आर का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। वाई का मतलब है कंज्यूमर की इनकम या उपभोक्ता की आय। टी का मतलब है कंज्यूमर का टेस्ट या कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, या हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता। ई का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। तो जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कि भविष्य जो है, फ्यूचर जो है, उसके अंदर उस प्रोडक्ट की क्या कीमत होगी, उसमें क्या परिवर्तन आएगी, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि कम हो जाए ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा और क्वांटिटी खरीद सकें। तो अगर हम व्यक्तिगत डिमांड फंक्शंस की बात करें तो एक व्यक्तिगत इंसान के लिए, एक व्यक्तिगत के लिए या पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए एक प्रोडक्ट की डिमांड कब रहेगी, जब उसकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो उसके प्राइस पे, उसके टेस्ट पे, उसकी इनकम पे और उसके एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड रहेगी, तभी उस प्रोडक्ट की डिमांड बन सकती है। अगर एक पर्टिकुलर इंसान को कुछ चीज़ खरीदना है तो वो क्या क्या चीज़ देखेगा उस चीज़ को खरीदने के लिए, सबसे पहले उसकी प्राइस, कमोडिटी की प्राइस। उसके बाद उससे रिलेटेड जो अगर कोई प्राइस है तो उसकी क्या कीमत आ रही है, दोनों सेम प्राइस पे आ रहे हैं क्या, कि कम या ज़्यादा पे। उसके बाद वो क्या देखेगा, अपनी इनकम, कि मैं अपनी इनकम से इसको खरीद सकता हूँ या नहीं। उसके बाद एक कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंसेस, मेरे को जो चीज़ खरीदना है वो मेरे टेस्ट की है या प्रेफरेंसेस की है कि नहीं, मुझे वो मेरे लिए सूट होगी कि नहीं, मतलब मेरे उसमें उसको यूज़ करने में रुचि है या प्राथमिकता है कि नहीं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमें चीज़ पसंद है वो आगे जाके उसकी कीमत क्या रहेगी या उसकी कीमत में गिरावट होगी कि नहीं। एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उस प्रोडक्ट की कीमत जो है वो गिरेगी कि नहीं। तो अगर हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस की बात करें तो वो एक फॉर्मूला पे बेस्ड है जो कि है dx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स पी आर
वाई, टी और ई, मतलब एक इंडिविजुअल अगर व्यक्ति की डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड है, तो उस टाइम पे उसकी डिमांड किस अकॉर्डिंग चलेगी, किस पे चलेगी, किस फैक्टर्स पे, किस डिटर्मिनेशन पे बेस्ड रहेगी, वो उस कमोडिटी के प्राइस पे बेस्ड रहेगी, उस कमोडिटी के रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे डिपेंडेंट रहेगी, कंज्यूमर के इनकम पे डिपेंडेंट रहेगी, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे डिपेंड रहेगी, और कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस पे भी डिपेंड रहेगी। अगर हम बात करें मार्केट डिमांड फंक्शंस की या बाजारी मांग फलन की, तो उसको भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है जो कि है dx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई एन और वाई डी। तो यहाँ पर भी जो है वो एग्जैक्टली ऊपर जो फॉर्मूले में इंक्लूडेड है वो नीचे ही इंक्लूडेड है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एन और वाई डी जो है वो इंक्लूड हो चुका है। एन का मतलब है साइज ऑफ पॉपुलेशन और वाई डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब अगर हम बात करें डिमांड की और वो भी मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या था, refers to the quantity demanded by all consumer in a market at a prevailing price during a given period of time। मतलब मार्केट डिमांड का मतलब है अगर कुछ चीज़ों की जो इच्छा है, कुछ डिज़ायर जो है वो सभी कंज्यूमर के बीच में है, या हर एक कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है, वो उन प्रोडक्ट को ख़रीद पा रहा है अपने इनकम से और गिवन टाइम से या गिवन प्राइस के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कहलाती है। अगर बहुत सारे लोग एक ही कमोडिटी को खरीद रहे हैं प्रिवेलिंग प्राइस पे, जो उस प्रोडक्ट की प्राइस है, और समय के अनुसार, तो उस प्रोडक्ट का क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड कहलाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो चीज़ खरीदने की इच्छा है, वो इच्छा रखते हैं उस चीज़ को खरीदने की, और अगर वो खरीद भी लेते हैं तो उस प्रोडक्ट की क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है मार्केट के अंदर, तो इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। तो अगर हम बात करें मार्केट डिमांड फंक्शंस की, तो वो बहुत सारी चीज़ों से डिटरमाइन करता है, जो कि है सबसे पहला प्राइस उस कमोडिटी का, इनकम से, उसके बाद टेस्ट और प्रेफरेंसेस एक कमोडिटी का, उसके बाद है कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए मार्केट में ताकि वो प्रोडक्ट चल सके और कंज्यूमर के लिए यूज़ हो सके और कम कीमत में हो। उसके बाद है नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस, क्योंकि जो मार्केट डिमांड है वो पूरे कंज्यूमर के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस भी हमें देखना पड़ेगा कि किन लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पसंद है और किस वस्तु की ज़्यादा डिमांड है। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड की या मार्केट डिमांड की, तो दोनों में आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की डिमांड तभी बढ़ेगी जब ये इन फैक्टर्स पे वो डिटरमाइन करेगा, क्योंकि ये सब फैक्टर्स जो हैं उसी से एक कंज्यूमर जो है कुछ चीज़ खरीदता है और अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करता है। सबसे पहला होता है उसकी कमोडिटी का प्राइस। अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है और कंज्यूमर की इनकम कम है, तो वो उसकी इच्छा ही नहीं रखेगा। फिर उसके बाद है कंज्यूमर की इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम अच्छी खासी है, वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है, तभी जाके वो चीज़ें खरीद पाएगा और उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ेगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब है कि कंज्यूमर का क्या टेस्ट है और क्या प्रेफरेंसेस है। अगर एक ही चीज़ या बहुत सारे कंज्यूमर जो है उनको एक ही चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे बेस्ड है। कंज्यूमर को वो ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट। उसके बाद है कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर जो है वो काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कि हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, हमारे बजट के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए, आगे के जो भी प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो हमें या तो कुछ ऑफर्स में मिले या कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में मिले। तो उसी बेस पे क्या होती है, एक प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो बनती है और मार्केट में उस प्रोडक्ट का मांग होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर कौन से डिमांड की बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल डिमांड की, या किसी व्यक्ति या किसी उसी व्यक्ति के परिवार की डिमांड की या मांग की। तो क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या क्या तत्व है, या व्यक्तिगत मांग किस तत्वों पर निर्धारित होती है, वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी या वस्तु की कीमत, जिसे हम अगर सिंबल के फॉर्म में लिखे या फॉर्मूला के सिंबल के फॉर्म में लिखे तो उसे हम PX बोलते हैं। तो PX का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी या वस्तु की कीमत।
तो जो डिमांड होती है एक कमोडिटी की जनरली वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, उस प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर। अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम होगी तो उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, उस प्रोडक्ट की मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वैसे ही जो डिमांड है कमोडिटी की वो किस पे अफेक्ट करती है, उसके खुद के प्राइस पे। नेक्स्ट सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट है जो कि है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत। और इसे अगर हम फॉर्मूला बेस सिंबल में लिखें तो इसे हम बोलते हैं PR। अब रिलेटेड गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला वाला है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूरक वस्तुएं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिसको हम एक गुड्स के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चाय के जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, तो चाय का सब्स्टिट्यूशन क्या है, कॉफ़ी। तो अगर प्राइस जो है कॉफ़ी के प्राइस में गिरावट आती है और चाय की प्राइस में बढ़ोतरी आती है, तो एक कंज्यूमर किस चीज़ को प्रेफर करेगा, उन चीज़ को जिसकी प्राइस क्या है, कम। अगर चाय की कीमत में बढ़ोतरी होती है और कॉफ़ी की कीमत में गिरावट होती है तो कंज्यूमर उस चीज़ को प्रेफर करेगा जिसकी कीमत में गिरावट आ रही है। तो वो किसको प्रेफर करेगा, कॉफ़ी की कीमत को या कॉफ़ी को प्रेफर करेगा। तो उस टाइम पे डिमांड किस चीज़ की होगी, जिसकी कीमत कम है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जो हम किसी और गुड्स के प्लेस पे यूज़ करते हैं। जैसे कि कॉफ़ी और चाय, अगर कॉफ़ी की प्राइस गिर गई है और चाय की प्राइस बढ़ चुकी है तो चाय कंज्यूमर प्रेफर ना करके क्या क्या यूज़ करना प्रेफर करेगा, कॉफ़ी। तो उस टाइम पे कॉफ़ी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये किससे अफेक्ट कर रहा है, प्राइस से अफेक्ट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। जैसे कि पेट्रोल और कार। जैसे कि अगर जो कार की प्राइस है अगर वो इंक्रीज़ होती है, कार की कीमत जो है वो बढ़ती है, तो उस टाइम पे इंसान जो है ज़्यादा कार खरीदेगा नहीं, गाड़ी खरीदेगा नहीं। तो उस टाइम पे जो पेट्रोल है उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स हैं, ऐसे गुड्स हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, वो एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं किए जा सकते। अगर हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। अगर गाड़ी की कीमत ज़्यादा बढ़ती है तो उस टाइम पे हम पेट्रोल की डिमांड क्या करते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो पेट्रोल उसमें लगेगा नहीं, ज़्यादा हम गाड़ी खरीदेंगे नहीं, पेट्रोल नहीं चाहिए रहेगा, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड है कंज्यूमर इनकम, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता की आय, और इसे हम वाई शब्द से डिनोट करते हैं। डिमांड जो है वो कंज्यूमर की इनकम पे या कंज्यूमर की आय पे भी डिपेंड करती है। अगर कंज्यूमर की इनकम अच्छी खासी होगी तो वो कुछ चीज़ें खरीद पाएगा और अपने डिज़ायर को फुलफ़िल कर पाएगा। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम होते जा रही है तो वो किसी चीज़ का अगर डिज़ायर करता है, इच्छा रखता है, तो उसे वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, उसे वो खरीद नहीं पाएगा, तो उन चीज़ों की डिमांड भी नहीं बन पाएगी। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर थर्ड कंडीशन था कंज्यूमर की इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, उसमें बढ़ोतरी आती है, तो वो चीज़ें खरीद सकता है और अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकता है। अगर वो चीज़ें खरीद रहा है तो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो वो चीज़ों को सिर्फ इच्छा रख सकता है, वो खरीद नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उस चीज़ की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जिसे हम रुचि एवं प्राथमिकता भी बोलते हैं हिंदी में, और इसे हम टी लेटर से डिनोट करते हैं। Taste and preferences include change in fashion, custom, habit, etc. Other things remain same. Favorable change in taste and preferences of the consumer positively influence the demands of the commodity and vice versa. इसका मतलब है जो टेस्ट है या प्रेफरेंसेस है वो भी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। अगर एक इंसान की जो है टेस्ट और प्रेफरेंसेस, जो उसकी जो इच्छाएं हैं और प्राथमिकताएं जो है, अगर वो चेंज होती रहती है तो एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी चेंज होती रहेगी। जैसे कि अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो अगर आपको अभी
टॉप खरीदना पसंद है, आपका टेस्ट अभी सिर्फ वेस्टर्न वेयर्स खरीदने को इच्छा करता है, मतलब आपकी जो इच्छा है सिर्फ वेस्टर्न वेयर्स पहनने की होती है, जिसके अंदर आप टॉप खरीदते हैं, जीन्स खरीदते हैं सिर्फ वेस्टर्न, और इंडियन वेयर्स आपको नहीं पहनना है, तो आपका टेस्ट और प्रेफरेंसेस अभी किस पे जा रहा है, वेस्टर्न वेयर्स पे। तो उस टाइम पे अगर सभी कंज्यूमर की जो टेस्ट होगी उसी अकॉर्डिंग होगी, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हर एक कंज्यूमर उसी को प्रेफर कर रहा है, उसकी वही इच्छा है खरीदने की। लेकिन अगर आपका टेस्ट जो है कुछ मंथ बाद चेंज हो जाता है और आपको अब वेस्टर्न वेयर पहनने की इच्छा नहीं है, अब इंडियन वेयर ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, तो वेस्टर्न वेयर की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी और इंडियन वेयर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो भी डिमांड को इफेक्ट करता है। उसके बाद है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा, जिसे हम ई लेटर से डिनोट करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि भविष्य में किसी प्रोडक्ट को अगर वो इच्छा रखते हैं खरीदने की और उनकी इच्छा है वो खरीदने की, और लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे क्योंकि उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है या तो वो गिर जाएगी तो हम खरीद सकते हैं, या दूसरी भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि एक कंज्यूमर को कुछ चीज़ पसंद आ रही है और उसकी प्राइस अभी कम है और वो इच्छा रखता है खरीदने की और वो खरीद भी सकता है, उसके पास पैसे हैं। तो वो एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि हो सकता है इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए हम अभी ही खरीद लेते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद के रख लेते हैं। हो सकता है बाद में उसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। वो कंज्यूमर क्या करता है, एक्सपेक्टेशन रखता है, या तो प्राइस गिरावट में रखता है कि कीमत जो है वो गिर सकती है उस प्रोडक्ट की, तब जाके हम उसका खरीदेंगे। तो जब प्रोडक्ट की कीमत गिरेगी तो वो प्रोडक्ट खरीद पाएंगे और उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर दूसरा केस है जिसके अंदर वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हो सकता है उसी प्रोडक्ट की प्राइस आगे जाके बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे, अभी खरीद लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, तो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ चाय की, अगर चाय का पैकेट जो है वो अभी 100 रुपये में आ रहा है, तो कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है चाय की कीमत आगे जाके बढ़ सकती है, 150 हो सकती है। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने गिवन इनकम से 100 रुपये की जो चाय है या 100 रुपये का जो पैकेट आ रहा है उसे वो जाके अभी खरीद लेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि बाद में वो उसकी कीमत बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर वो चीज़ों को खरीद लेते हैं उसी प्राइस पे और उसी टाइम पे, तो उस प्रोडक्ट की क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, ये कुछ डिटर्मिनेंट्स थे जो इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला है प्राइस, एक कमोडिटी का, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, एक कंज्यूमर की आय या इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस जिसे हम रुचि और प्राथमिकता बोल रहे हैं, और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन या उनकी आशा कि आगे जाके हो सकता है गुड्स की कीमत में परिवर्तन हो, जिसके वजह से या तो वो पहले खरीद लेते हैं या उसके बाद में खरीदते हैं। पहले खरीद लेते हैं तो पहले उसकी डिमांड हो जाती है, बाद में खरीदेंगे तो बाद में उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड जो है वो किन किन फैक्टर्स से प्रभावित होता है। जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा उसके जितने भी डिटर्मिनेंट्स थे वो मार्केट डिमांड में भी काम आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी दो ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं, इसके दो तत्व हैं जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो कि है साइज ऑफ पॉपुलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या का आकार, और अगर हम इसे सिंबल के रूप में फॉर्मूले में जो पुटअप करते हैं उसके रूप में प्रेजेंट करें तो उसे हम कैपिटल N लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है उससे भी हमारे जो मार्केट डिमांड है उसमें फ़र्क आता है। तो जो पॉपुलेशन का जो साइज़ है, जनसंख्या का जो आकार है, उसके वजह से भी किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें फ़र्क आता है। जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाएगी पॉपुलेशन, वैसे वैसे जो मार्केट डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी या कम होते जाएगी, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली जो अगर पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता है तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग
लोग होते हैं कंट्री में, उनकी अलग अलग चॉइस, अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में धन का वितरण, और अगर सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कैपिटल वाई के रूप में प्रेजेंट करेंगे, वाई डी के रूप में प्रेजेंट करेंगे। अगर एक कंट्री में जो इनकम है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो, हर लोगों के पास इनकम सेम हो, तो उस टाइम पे डिमांड जो होगी एक कमोडिटी की वो सेम रहेगी हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, और डिमांड जो है ऑलमोस्ट बढ़ेगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होगी वो अनइक्वल होगी, तो उस टाइम पे लोग जो होंगे वो या तो रिच होंगे या तो पुअर होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग जो मार्केट डिमांड होगी कमोडिटी की वो क्या होगी, कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, रिचर पीपल और पुअर पीपल। तो रिचर पीपल जो है वो ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे, तो ज़्यादा चीज़ खरीद पाएंगे, उनकी जो डिमांड होगी वो लग्जरियस गुड्स के लिए होगी जो पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से हर प्रोडक्ट की जो डिमांड है, हर प्रोडक्ट की जो मांग है वो क्या होती रहेगी, चेंज होते भी रहेगी और कम भी होती रहेगी, या डिमांड जो है वो कम रहेगी।